मरकजी काबीना ने भारत और गयाना के दरमियान फिजाई खदमात के मुआहदे को दी मंजूरी। काबीना ने भारत के 22वें लॉ कमीशन की मियाद 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को भी दी मंजूरी। मुबैना जासूसी मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की मुश्किलात में इजाफा। सीबीआई उनके खिलाफ चलाई गई करप्शन का मुकदमा। मरकजी वजारत दाखिला ने दी मंजूरी। बीजेपी ने सिसोदिया की फौरी गिरफ्तारी और सीएम केजरीवाल के किरदार की जांच का किया मुतालबा। मेघालय और नागालैंड में लीडरों की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम। बीजेपी के स्टार लीडरों के अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और टीएमसी लीडर ममता बनर्जी भी इंतखाबी मुहिम में शामिल। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने अपनी दूसरी मियाद का दूसरा बजट किया पेश। वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने असेंबली में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। माली साल 2023-24 के लिए जीएसडीपी में 19% शरह नमू का है अंदाजा। G20 के नायब वज़ीर खजाना और मरकजी बैंकों के नायब सरबराहों की मीटिंग बेंगलुरु में जारी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, यहां होने वाली बातचीत आलमी चैलेंजों का हल तलाश करने में साबित होगी अहम। खजुराहो में आज से G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास। कल्चर फॉर लाइफ पर दिया जाएगा जोर। G20 ममालिक के नुमाइंदे आलमी सकाफती विरसे के मकामात कभी करेंगे दौरा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने भारत की 22वीं लॉ कमीशन की मियाद 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। लॉ कमीशन एक गैर कानूनी इदारा है। भारतीय सरकार की जानिब से वक्तन फवक्तन तश्कील दिया जाता है। ये कमीशन असल में 1955 में तश्कील दिया गया था और वक्तन फवक्तन इसकी तश्कीलें नौ होती रहती है। इस वक्त 22वें लॉ कमीशन की मुद्दत 20 फरवरी 2023 को खत्म हो रही थी। मुख्तलिफ लॉ कमिश्नर मुल्क के खवानीन की तरक्की और ज़ाब्ताबंदी के लिए अहम किरदार अदा करने में कामयाब रहे हैं। लॉ कमीशन ने अब तक 277 रिपोर्टें पेश की हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घपले के बाद अब जासूसी के मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ताज़ा तरीन मामले में वजारत दाखिला ने जासूसी के मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। सीबीआई की जांच में केजरीवाल हुकूमत पर बीजेपी लीडरों की जासूसी का इल्जाम आयद किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में आम आदमी हुकूमत ने सियासतदानों और अफसरों की जासूसी की थी। उसके लिए फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में इल्जामात को दुरुस्त पाया है। अब सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। और वजारत दाखिला के इस फैसले के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसकी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। बीजेपी रहनुमा हरीश खुराना ने मुतालबा किया है कि इसमें अरविंद केजरीवाल के किरदार की भी जांच होनी चाहिए। वहीं दिल्ली बीजेपी के कारगुजार सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सीबीआई दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे और इस मामले की तह तक जाए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस 2015 से इस मामले को उठाते हुए आ रही है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर एक फीडबैक यूनिट बनाया जाता है। उस फीडबैक यूनिट से जो हमारा आरोप भी है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तकरीबन 700 लोगों की, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें मीडिया हाउसेस हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर हैं, उनकी जासूसी करवाई गई और इल्लीगल तरीके से एक सीक्रेट फंड बनाया गया, जिसके अंदर इल्लीगल तरीके से पैसे को ट्रांसफर किया गया, फंड ट्रांसफर किए गए। तो ये जांच में अब सामने आएगा कि किन किन लोगों ने इन लोगों ने स्नूपिंग करवाई, किन किन लोगों की ये सब जासूसी हुई, ये सब सामने आएगा। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस जांच के बाद सलाखों के पीछे होंगे। निश्चित तौर के ऊपर ये मामला ओपन एंड शट केसेस का है। दिल्ली देश की राजधानी है और आप राजधानी में बैठकर राजनीतिक दलों की जासूसी करवाएंगे, न्यायिक अधिकारियों की जासूसी कराएंगे, एलजी हाउस या सरकारी कार्यालय उनकी जासूसी करवाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मनीष सिसोदिया को सीबीआई तुरंत गिरफ्तार करे और इस जासूसी कांड की तह तक जाए
तो इसमें और भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। दिल्ली कांग्रेस सदर अनिल चौधरी ने मुबैना जासूसी मामले में कहा है कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम शराब पॉलिसी में आया और अब इस मामले में नाम आने के बाद इसकी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो सके। देखिए, सच यही है कि अरविंद जो पॉलिटिक्स करने आए थे और जो राजनीति बदलने आए थे, सरकार और अरविंद से लेकर के उनके तमाम नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए। याद होगा, हमने शराब नीति को लेकर के बार बार इनके केसों को उजागर किया था और ये कटु सत्य है कि शराब नीति को बदलने के साथ साथ इन्होंने भ्रष्टाचार के स्वरूप को भी बदला है और जिस तरह से इन्होंने जासूसी कराने की न केवल कोशिश की, डिपार्टमेंट की नियुक्ति की गई, पैसा उस पर खर्च किया गया और आज दूध का दूध पानी का पानी। और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आज अपनी दूसरी म्याद का दूसरा बजट पेश किया है। वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने ऐवान में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये बजट यूपी की तारीख का सबसे बड़ा बजट बताया जाता है। अपनी बजट तकरीर में वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने कहा कि माली साल 2023-24 के लिए जीएसडीपी में शरह नमो का तखमीना 19% लगाया गया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि आलमी कसाद बाजारी के वक्त भी रियासत की मईशत की तरक्की की शरह हौसला अफजा है। वजीर खजाना ने कहा कि साल 2017 से पहले रियासत में बेरोजगारी की शरह 14.4% थी, जो कम होकर तकरीबन 4.2% रह गई है। वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने कहा कि गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए 6 सालों में 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को तरबियत दी गई और 4,88,000 नौजवानों को बावकार कंपनियों में रखा गया। बजट पेश करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जिसका मकसद देही इलाकों में एग्रीटेक स्टार्टअप्स कायम करने के लिए नौजवान कारोबारियों की हौसला अफजाई करना है। इसके अलावा नौजवान वकला को काम के पहले 3 सालों के काम के लिए किताबें और रिसाले खरीदने के लिए माली मदद फराहम करने के लिए 10 करोड़ रुपए और नौजवान वकालत के लिए कॉर्प्स फंड के लिए 5 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। वजीर खजाना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2017 से अब तक 17.62 लाख नए मकानात को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज ये घटकर लगभग 4.2% हो गई है। माली साल 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के अहल तलबा और तालिबात को टैबलेट स्मार्टफोन फराहम करने के लिए 3600 करोड़ रुपए के इंतजाम की तजवीज़ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 60 करोड़ रुपए की फराहमी की तजवीज़ भी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं। वजीर खजाना ने कहा कि 14 नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम और ऑपरेशन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के लिए वजीर आला की हादसाती बीमा स्कीम के लिए 12 करोड़ रुपए की फराहमी की तजवीज़ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 550 करोड़ का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही गोरखपुर में एक सनती कॉरिडोर तैयार करने के लिए 200 करोड़ की रकम की तजवीज़ है। अपनी बजट तकरीर में वजीर खजाना ने कहा कि कौमी देही सेहत मिशन के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ऑपरेशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। अजला में सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाने के लिए 2,538 करोड़ 80 लाख रुपए और मजहबी मकामात तक जाने वाली सड़कों की तरक्की के लिए 1,000 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट को उत्तर प्रदेश के लोगों पर कोई इजाफी चार्जेस आयद किए बगैर नाफिज किया गया है। दीगर रियासतों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सस्ता है, जिसकी वजह से जरूरी इस्तेमाल की दीगर अशिया भी मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब है। यानी आम आदमी महंगाई से परेशान नहीं। टैक्स चोरी रोक कर रेवेन्यू में इजाफा किया गया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर
इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है। इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई, आम जनमानस को राहत मिला। लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में किताब मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के इजरा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के फैसलों ने दुनिया भर में भारत की छवि बदल दी है। भारत ने आलमी सतह पर अहम किरदार अदा किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने वासुदेव कुटुंबकम के आइडिया को अमली जामा पहनाया और अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो भारत पहले आगे आता है और जहां जवाब देने की जरूरत होती है तो वहां एक सख्त पैगाम भी दिया जाता है। It is also necessary for us to understand what was the image of India before that. Because only then we can understand the stark difference, how it has taken place. And when I say so, we all remember that our economy was declining. We all know that India had an image of a corrupt state. There was rampant corruption. There were repeated terrorist attacks at that point of time. And there was lack of stable government. And the very sad part was that at that particular time, the authority of the Prime Minister was eroded, and which had a very bad impact on the international scene. That was the situation which we saw at that point of time. And from there, Prime Minister Modi took over in difficult times, and we can say that he has navigated the foreign affairs, the international relationship in the best possible manner. मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्सव 2023 यानी अनवीलिंग हिस्ट्री साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड विजन के दौरान सदारती पैगाम में कहा कि वैक्सीन या साइंसी आलात बनाते वक्त ये बात पॉलिसी साजों के पेश नजर रही कि सनत को शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम का एहतमाम ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद ने किया है। The age of integration, when we are talking of synergism and wider synergism, wider integration, we need to also integrate industry. And could we do that right from the beginning? For example, if the policy planners have decided that so and so would be the house which would be then taking up the task of manufacturing the vaccine and also making it available to the market, could we associate them right from the beginning? आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। G20 के नायब वज़ीर खजाना और मरकजी बैंकों के डिप्टी चीफ्स की मीटिंग बेंगलुरु में जारी है। मीटिंग का इफ्तिताह वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने खिताब में कहा कि इंडिया G20 की थीम वासुदेव कुटुंबकम की सदारत एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल, तमाम जिंदगी, इंसान, जानवर, पौधे के कद्र को बेहतर बनाता है। ये थीम इस बात की अक्कासी करती है कि भारत आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों को अहमियत देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दौर जंग का दौर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत, मज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। Today's era is not of war. Democracy, diplomacy and dialogue is the way forward. और आज से 25 फरवरी तक G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास खजुराहो में हो रहा है। इजलास में G20 मेंबरान के 125 से जायद नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस मीटिंग में सकाफत से मुतालिक 4 अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सकाफती असासों का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली, पायदार मुस्तक़बिल के लिए जिंदा विरसे का इस्तेमाल, सकाफती और तख्लीकी सनतों को फ़रोग़ देना और तख्लीकी मईशत और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना इनमें शामिल है। इजलास के पहले रोज़ सकाफती इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर मबनी नुमाइश का भी एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बैरून मुल्क से वापस लाई गई 25 मूर्तियां भी शामिल हैं। आज सुबह से पहले रन फॉर कल्चर का इनेकाद किया गया। इस रेस में बड़ों के साथ बच्चों ने भी बड़े जोश खरोश से हिस्सा लिया।
और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबराय को दिल्ली का नया मेयर मुंतखब कर लिया गया है। इस इलेक्शन में शैली ओबराय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। 2 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली वोटिंग में कोई एहतजाज और नारेबाजी नहीं हुई। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबराय ने कहा कि मैं आपसे यकीन दहानी कराती हूँ कि मैं इस ऐवान को आईनी तरीके से चलाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ऐवान के वक़ार को बरकरार रखेंगे और इसको अहसन तरीके से काम करने में ताउन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात की स्कूल बोर्ड के इम्तहानात के दौरान हिजाब पहनने की दरख्वास्त पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। कुछ मुस्लिम तालिबात की जानिब से वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत की अपील की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में 9 मार्च से इम्तहानात होने जा रहे हैं और हिजाब पहनने वाली तालिबात को इम्तहान में बैठने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए यकीन दहानी कराई कि जल्द 3 रुकनी बेंच तश्कील दी जाएगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के हवाले से अलग अलग फैसले सुनाए थे। इत्तफाक़ राय न होने की वजह से मामला लार्जर बेंच को भेज दिया गया था। ऑडिटिंग में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के दफ्तर की तरफ से दिल्ली में एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर CAGGC मुर्मुन ने कहा कि CAG के दफ्तर में वक्तन फवक्तन ऑडिटिंग के लिए नई तकनीकों को अपनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के साथ CAG का दफ्तर रिवायती ऑडिटिंग के अमल की हदूद से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। AI के इस्तेमाल के साथ ही CAG ऑफिस नमूने पर मबनी ऑडिटिंग के बजाय आबादी के पूरे डाटा का ऑडिट करने की तरफ बढ़ रहा है। मुजाहिदे आज़ादी भारत रत्न और मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम वफ़ात है। उनका असल नाम मुहीउद्दीन अहमद था। मौलाना 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में माहवार जरीदा लिसान सदक जारी किया। 1914 में अल हिलाल निकाला। यह अपनी तर्ज का पहला पर्चा था जो तरक्की पसंद सियासी तख़य्युलात और संजीदा अदब का नमूना था। मौलाना बेक वक्त उम्दा इंशा पर्दाज, जादू बयान खतीब, बेमिसाल सहाफ़ी और एक बेहतरीन मुफस्सिर थे। मौलाना सियासी मसलक में ऑल इंडिया कांग्रेस के हमनवा थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। उनके यौम पैदाइश 11 नवंबर 1888 को हिंदुस्तान में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। भारत की सियासत में मशहूर, मारूफ और मकबूल नामों में से एक मौलाना आज़ाद कई मरतबा पार्टी के कौमी सदर भी मुंतखब हुए। मौलाना आज़ाद को 20वीं सदी के बेहतरीन उर्दू मुसन्निफीन की नुमाया फहरिस्त में से शुमार किया जाता है। मौलाना आज़ाद ने कई किताबें लिखी जिनमें ग़ुबार ख़ातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, तज़किया, तर्जुमा कुरान सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा अल हिलाल नामी उर्दू का हफ्त रोज़ा अखबार जुलाई 1912 में कलकत्ते से उन्होंने जारी किया। ग़ुबार ख़ातिर मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। ये खतूत किला अहमदनगर में 1942 से 1945 के दरमियान में ज़माना असीरी में लिखे गए। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। इस शेर के खालिक जोश मलियाबादी का आज यौम वफ़ात है। जोश का शुमार उर्दू अदब के नामवर और कादिरुल कलाम शोरा में होता है। जोश शायर इनकलाब के नाम से जाने जाते हैं। वो 5 दिसंबर 1898 को उत्तर प्रदेश के मदनखेज इलाके मलियाबाद के एक इल्मी घर में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के चंद बरस बाद हिजरत करके कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। जोश न सिर्फ अपनी मादरी ज़बान उर्दू में कमाल रखते थे, बल्कि उन्हें अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी पर भी उबूर हासिल था। अपनी इसी खुदादार लिसानी सलाहियतों के सबब जोश ने कौमी उर्दू लगत की तरबियत और तालीफ में भरपूर इल्मी मुआवनत की। 22 फरवरी 1982 को उनका इंतकाल हुआ। और आगे बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। भारत में इसराइल के सफीर नूर गैले ने कहा है कि भारत तेजी से आलमी सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में भारत और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 30 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसराइल के सफीर ने भारत को G20 की सदारत पर मुबारकबाद दी और कहा कि भारत तेजी से एक इलाकाई सुपर पावर से आलमी सुपर पावर की तरफ रुख कर रहा है। Our relations from the visit of Prime Minister Modi and then Netanyahu, but were defined as a strategic partnership. But I think that the name is less relevant. I think the content is what is interesting about our relations, which are really, really deep and in all layers of our cooperation. It's a good opportunity to congratulate India also on the G20 and the Shanghai, the SCO. India is on a track from
a regional power to a world power. Not that it will happen tomorrow, but the direction is there, I think. रूस के सदर ने रूसी पार्लियामेंट में कहा कि मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया है। सदर पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम नाटो ममालिक को यूक्रेन मसले के लिए जिम्मेदार ठहराया और नाटो ममालिक को सख्त जवाब देने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर यूक्रेन मगरबी ममालिक को छोड़कर बातचीत की पहल करेगा तो हालात बेहतर हो सकते हैं। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन को फतह नहीं कर पाएगा। पोलैंड के दारुल हुकूमत वार्सा में रॉयल कैसल के बाहर हजारों लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन मजबूती और फख्र के साथ खड़ा है और अपनी इज्जत नफ्स के साथ डटा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि यह आजाद है। यूक्रेन के लिए मगरबी हिमायत का याद करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो यूक्रेन की हिमायत नहीं डगमगाएगा। नेटो तकसीम नहीं होगा और वो नहीं थकेंगे। गुज़िश्ता 12 माह में अमेरिकी सदर का पोलैंड का यह दूसरा सरकारी दौरा है। वो अचानक दौरे पर यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचने के एक रोज बाद अवाम से खिताब कर रहे थे। जो बाइडेन कल वार्सा में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के मशरक़ी किनारे में 9 ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। रूसी सदर पुतिन के मगरबी ममालिक के खिलाफ बयान पर जो बाइडेन ने कहा कि मगरबी ममालिक रूस पर हमले की साजिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों रूसी शहरी जो अपने पड़ोसी के साथ अमन से रहना चाहते हैं वो दुश्मन नहीं है। नाज़रीन, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए लोगों को फराहम की जा रही ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस बहुत ही कामयाब रही है। अब तक ई संजीवनी के जरिए मुल्क में 10 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को टेलीमेडिसिन से मुतालिक मशावरात फराहम की गई हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में इस तरह के 100 से ज्यादा मराकज़ काम कर रहे हैं जहां मुस्तफिदीन को 12 किस्म की सेहत खिदमात और अद्वियात मुफ्त में दस्तियाब हैं। पेश है खास रिपोर्ट। गुरुग्राम हरियाणा की रहने वाली रितु हमल के दौरान बाकायदगी से सेहत की जांच के लिए बसलंबी गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा करती हैं। यहां हर किस्म का हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन वक्त पर की जाती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन के जरिए माहिर डॉक्टर से मशवरा भी किया जाता है। रितु बेहद खुश है कि उन्हें घर के करीब ये तमाम सहूलियात मैसर हैं। मुझे यहाँ पे इस केंद्र से ये फायदा है कि मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, उनका टाइम नहीं मिल पाता, तो हम मैम से कंसल्टेशन करके मैम समय पे जानकारी दे देती है और समय पे भाई इलाज भी करती है कि और घर पे भी जाके भाई हमें जानकारी देते हैं कि भाई समय पे टीका लगवाओ, हेल्थ का चेकअप करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, बीपी चेक करवाओ। बिल्कुल ही मतलब फ्रेंडली डॉक्टर है और एकदम मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं। दूर नहीं जाना पड़े। देखो ना बेटा तो सुबह ड्यूटी चलेगा, भाई जैसे बीपी बन गई तो चला भाई मैडम का ना तो दवाई लिया तो गोली दे दे तो आराम मिल जाए। ये लाभ है हमने। हाथों में दर्द, पैरों में, घुटनों में, इनमें दवाई लेते हैं, बिल्कुल आराम है। और फिर और भी कोई बीच में दिक्कत आ जाती है, जैसे बीपी बढ़ गया तो बीपी भी चेक करते हैं और जिस टाइम भी आना चाहते हैं जिस टाइम आते हैं। गुरुग्राम जिले में कुल 108 आयुष्मान भारत सेहत और फलाह बहबूद के मराकज काम कर रहे हैं, जहां इस्तेफादा करने वालों को 12 किस्म की सेहत की खदमात दस्तयाब हैं। आम बीमारियों के इलाज के अलावा यहां पर डायबिटीज, बीपी और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी और नवजायदा बच्चों की देखभाल भी शामिल है। इसके अलावा ई संजीवनी ओपीडी के जरिए माहिर डॉक्टर से मुफ्त टेलीमेडिसिन मुशावरती खिदमत भी दस्तयाब है। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन है, वो भी हम यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें हमारे जो पीजीआई का जो डॉक्टर्स हैं चंडीगढ़, उसका हब बना हुआ है और सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 है, वहाँ पे भी हब है। तो जिसको भी टर्सरी केयर या उसकी ज़रूरत पड़ती है उसकी ये यहाँ पे टेली कंसल्टेशन के माध्यम से अवेलेबल करा देते हैं। गुरुग्राम के आयुष्मान भारत सेहत और बहबूद के मराकज में मरीजों को 105 किस्म की दवाएं भी मुफ्त दस्तयाब हैं। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने के बाद मेडिसिन बढ़ी है, पहले काफ़ी कम थी, अब हमारे पास 105 है। दूसरा जैसे एनसीडी के पेशेंट है, जो हाइपरटेंशन पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको हर महीने सेक्टर 10 जाना पड़ता था सिविल हॉस्पिटल दवाइयाँ लेने के लिए, जिनको तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता था। कई बार तो मिलती भी नहीं थी क्योंकि लाइन इतनी लंबी होती है, वहाँ पर नहीं मिलती थी। अब यहाँ पे पेशेंट, यहाँ पे दवाई उनको अवेलेबल हो जाती है। जो मेडिसिन थी वो भी हमारी एक्सपेंड हुई है, जो टेस्ट थे, डायग्नोस्टिक किट्स थी वो भी एक्सपेंड हुई है, टेली कंसल्टेशन या अन्य हम बात करें वो भी एक्सपेंड हुआ है। एक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ट्रेनिंग लेवल वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ई संजीवनी जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सर्विस है, मुल्क में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है।
मुल्क में 1,15,000 से ज्यादा सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज काम कर रहे हैं। इन मराकज पर ई संजीवनी के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा टेलीमेडिसिन मशवरे लोगों को दस्तयाब कराए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ई संजीवनी सर्विस खास तौर पर देही इलाकों के लोगों के लिए एक एजाज साबित हुई है, जहां सेहत की सहूलियात आसानी से दस्तयाब नहीं है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। खेल की खबरों में मिस्र के काहिरा में जारी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के तीसरे दिन भारत की तिलोत्तमा सेन ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता है। बरतानिया की स्वेन मैकनाटुश ने फैसला कुन मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन स्विट्जरलैंड की नैना क्रस्टन को 8-16 से शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। दूसरी जानिब नैना क्रस्टन को सिल्वर मेडल से मुतमईन होना पड़ा। भारत 3 तलाई तमगों और 2 कांस्य के तमगों के साथ मुकाबले में सरे फहरिस्त रहा। खवातीन T20 आलमी कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही अब टूर्नामेंट्स का सेमीफाइनल लाइनअप भी तय हो गया है। आखिरी 4 में जगह बनाने वाली टीमों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका का नाम शामिल है। खवातीन T20 आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीम से जुमेरात को होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की खवातीन टीम जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।